Any message that you would like to give to the young voters who are going to polls in Delhi? बिल्कुल मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी और मैं मैसेज देना चाहूँगी हमारे जो वोटर्स विद डिसेबिलिटी है, बिकॉज वी हैव अ 15% पॉपुलेशन नाउ एंड उतनी हम वोटर्स विद डिसेबिलिटीज़ की पॉपुलेशन भी है अब। तो मुझे लगता है कि अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना सुगम कर दिया है हमारे लिए वोटिंग करना, जैसे सक्षम ऐप है। जो लोग जा नहीं सकते वो घर से भी वोट कर सकते हैं, और जो जा सकते हैं उनके लिए भी आना जाना और एक्सेसिबिलिटी, चाहे वो ब्रेल हो, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो साइनेजेस हो, चाहे वो रैम्प हो, हर चीज़ हमको प्रोवाइड कराई गई है। सो प्लीज़ बाहर निकलिए और अपने वोट का अधिकार जो है उसको पूरा करिए। बजे सरगम हर तरफ से गूंजे बनकर देश राग, देश राग। ताल कदमों पर जा जाग, ताल कदमों पर जाग जाग, लब पर जाग गीत गाए।
বাজি উঠে রে রে পমা চরণে বাজিব তার ঝম ঝম অধরু ঝরিলে এপরি রাগ অটই বিখ্যাত সে দেশ রাগ స్వరములు పలికి దిశ దిశన కదలయల బద్ధమై జగాన ఆదరాల కదిలే మధుర గానం తరంగమై పొంగి దేశ రాగం மேளம் முழங்குது நான்கு திசையிலும் தாளம் தன்னோம் என கால்கள் ஆடுது கீதம் இசைக்குது உதடெல்லாம் எதிரொலிக்குது
बजे सरगम हर तरफ से गूंजे बनकर देश राम बजे सरगम हर तरफ से गूंजे बनकर देश राम देश राम देश राम दिल्ली विधानसभा के चुनाव 5 फरवरी को है। दिल्ली की सम्मानित जनता से अपील है कि कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजयी दिलाएं। हम दिल्ली की जनता को याद दिलाना चाहते हैं कि श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने 15 साल के कार्यकाल में दिल्ली का न केवल चेहरा बदला अपितु विकास की दृष्टि से दिल्ली को देश का अग्रिम राज्य बनाया था। लेकिन पिछले 11 वर्षों में भाजपा और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विकास की गति को न सिर्फ अवरुद्ध किया है बल्कि कांग्रेस के राज्य में बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करने का कार्य भी किया है। भाजपा केंद्र में लगभग 10 वर्षों से ऊपर सत्ता में काबिज है, परंतु उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी की है। देश के किसान एमएसपी की गारंटी के लिए कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन करते रहे, फिर भी भाजपा की केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की जिद पर अड़कर किसानों को उनका हक तक नहीं दिया। भाजपा के कार्यकाल में जीएसटी के गलत तरीके से लागू करने के कारण मध्यम मझोले उद्योगपतियों और व्यापारियों की कमर तोड़ दी। भाजपा ने अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए रेलवे, सुरक्षा, एयरपोर्ट, बंदरगाह और सड़क निर्माण में सरकारी भागीदारी को कम करके कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को दे डाला। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है जो पिछले 11 वर्षों से दिल्ली में काबिज है। चुनाव से पहले आप पार्टी भाजपा से ज़्यादा बड़े बड़े जुमले देकर लोगों को बहलाकर वोट लेती है, परंतु सत्ता में आने के बाद अपने वादों से बहाने बनाकर मुकर जाती है। इन्होंने वायदा किया था कि सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, जन लोकपाल बिल लाएंगे, परंतु 3652 दिन बीत गए हैं, फिर भी जन लोकपाल का कहीं अता पता नहीं है। दिल्ली में 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाएंगे, यमुना साफ करेंगे, 500 नए स्कूल खोलेंगे, 21 नए डिग्री कॉलेज बनाएंगे, 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करेंगे, 8 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे, अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, दिल्ली का प्रदूषण कम करेंगे, पुनर्वास कॉलोनियों को फ्री होल्ड करेंगे, जहां झुग्गी वहीं मकान बनाकर देंगे। लेकिन ये सब वादे केवल झूठे नारे ही निकले। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके साथी जिस शिक्षा, चिकित्सा और बिजली पानी का ढोल पीट रहे हैं वह भी एकमात्र ढकोसला है। पिछले 11 वर्षों में केवल 14 नए स्कूल खोले हैं, जो कि दिल्ली की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार 2 से बहुत कम है, जबकि कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार ने प्रत्येक वर्ष 36 स्कूल खोले थे। आप पार्टी के राज में 56,000 ईडब्ल्यूएस की सीटें खाली हैं और स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। बहुत सारे स्कूलों में तो विज्ञान की पढ़ाई भी नहीं होती। इन्होंने एक नया कॉलेज तक नहीं बनाया, एक नई यूनिवर्सिटी तक नहीं बनाई जो दिल्ली में चल रही हो। कांग्रेस शासन में बनी स्कूल बिल्डिंगों पर रंग रोगन लगाकर और कुछ नया घटिया फर्नीचर खरीदकर विज्ञापनों में दिखाकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाते हैं।
चिकित्सा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के सारे दावे खोखले नजर आए हैं और आज दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 382 करोड़ 52 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने 11 वर्षों में केवल 3 नए अस्पताल बनाए, जिनके काम की शुरुआत कांग्रेस शासन में हुई थी। आप पार्टी की सरकार के निष्क्रियता की वजह से कुल लागत में से 382 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत बढ़ गई। इन्होंने 15 प्लॉट अधिग्रहित किए थे जिन पर अस्पताल और डिस्पेंसरियां बननी थी, परंतु एक प्लाट पर भी काम नहीं हुआ। दिल्ली के अस्पतालों में 21% नर्सों की कमी है, जो कि कई अस्पतालों में 34% है। 30% पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। दूसरी ओर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 30% कमी है और नॉन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 28% की कमी है। इस प्रकार मेडिकल अधिकारियों की 9% की कमी है। दिल्ली के अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, आईसीयू, एम्बुलेंस सर्विस, ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली के 9 सरकारी अस्पतालों में बेड ऑक्यूपेंसी का औसत 101 से 189% का है, मतलब एक बेड पर 2 मरीज, तथा 7 अस्पतालों में यह प्रतिशत 109 से 160% है। आप पार्टी के सरकार के पानी मुफ्त देने के दावे तो बहुत हैं, लेकिन पानी दिया कैसा? सबसे दूषित पानी इनकी सरकार ने दिल्ली वालों को पिलाया। इनके पानी के सारे सैंपल फेल हुए हैं। तकरीबन 44% घरों में गंदा पानी आता है। झुग्गी झोपड़ी और कच्ची कॉलोनियों में गरीब लोगों को पीने के पानी की बोतलें खरीदकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। आप पार्टी के नेता जो टैंकर माफिया के विरोध का दिखावा करते थे, वे आज टैंकर माफिया से सांठगांठ करके दिल्ली के गरीब लोगों का हक छीन रहे हैं। दिल्ली में पानी बचाने की कोई योजना इन्होंने शुरू नहीं की। आज दिल्ली में जमीन के नीचे का पानी सबसे निचले स्तर पर चला गया है। आप पार्टी की दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को कह रहे हैं कि जिन लोगों के पानी के बिल लाखों रुपए के आए हुए हैं, उनके सरकार बनते ही माफ कर देंगे। प्रश्न यह उठता है कि उनके राज में गरीब जनता के लाखों के बिल क्यों आए? सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के होने की बात को भी प्रमाणित किया है। कांग्रेस सरकार ने जिस दिल्ली को हरी भरी बनाया था और जहां पर साफ हवा में दिल्ली के लोग सांस लिया करते थे, आज दिल्ली वासियों का दम घुट रहा है। दिल्ली में AQI यानी कि प्रदूषण का स्तर 700 तक पहुंच गया, परंतु आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के उपाय तो ढूंढने से दूर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, यहाँ पर सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। 160 लाख टन कचरे के 3 कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए गए, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 80 लाख पौधे लगाए थे, 20,000 पार्कों को विकसित किया था, 40 सिटी फॉरेस्ट और 2 बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए थे, हरित क्षेत्र को बढ़ाकर 315 वर्ग किलोमीटर किया था, जबकि आम आदमी पार्टी ने पिछले 11 वर्षों में यह घटकर 300 वर्ग किलोमीटर कर दिया है। पिछले 11 सालों में दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर एवं विषैली गैस का चैम्बर बन गया है, जिस कारण तकरीबन 3 लाख लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली निवासी की औसतन उम्र 5 से 7 वर्ष कम हो गई है तथा हजारों बच्चे, वृद्ध और अशक्त महिलाएं सांस, फेफड़े तथा दूसरे रोगों का शिकार हो रही हैं। कांग्रेस सरकार के समय में दिल्ली सरकार को दिल्ली के पर्यावरण सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिलते थे। आज विदेशी सैलानी दिल्ली में आने से बचते हैं। यह आप सरकार के राज्य में पहली बार हुआ है कि दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण आपातकाल लगाना पड़ता है। हमने स्कूल के बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के बारे में तो सुना था, परंतु प्रदूषण के भयावह होने पर स्कूलों की छुट्टियां होनी पहली बार देखने को मिली। आप पार्टी की दिल्ली सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने की बात तो दूर, उल्टे पड़ोसी राज्यों पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक तरफ महिलाओं और छात्रों को बसों में फ्री यात्रा करने का प्रलोभन दे रहे हैं और दूसरी ओर इनके कार्यकाल में DTC बसों की संख्या लगभग 6,000 से घटकर 3200 रह गई है। जब बसें ही नहीं होंगी तो यात्रा कहाँ होगी? इन्होंने
मोनो रेल का प्रोग्राम शुरू ही नहीं किया। यह इनकी निष्क्रियता है कि मेट्रो के विस्तार का चौथा फेज 5 साल पीछे और तीसरा फेज 3 साल पीछे चल रहा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 66 नए फ्लाईओवर बनाए थे, जबकि इन्होंने एक भी नहीं बनाया। कांग्रेस ने 17 नए बस डिपो बनाए थे, इन्होंने इनमें से 7 बंद कर दिए। कांग्रेस ने 3 नए ISBT बनाए थे, लेकिन आप पार्टी सरकार ने एक भी नहीं बनाया। दिल्ली की सार्वजनिक यातायात व्यवस्था चरमराने के कारण सड़कों पर निजी वाहनों का जोर बढ़ा है और पर्यावरण दूषित हुआ है। आज दिल्ली अपराध की असुरक्षित राजधानी बन गई है। प्रतिदिन 3 बलात्कार होते हैं और 10 अपहरण के केस सामने आते हैं। इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए निर्भया कांड का पूरा फंड इस्तेमाल नहीं किया और बसों में नियुक्त किए गए मार्शलों को हटाया और उनके साथ राजनीति की। अपने मंत्रिमंडल में एक भी महिला को स्थान नहीं दिया और वर्तमान की मुख्यमंत्री को केवल कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी मुख्यमंत्री बनाया है। हमने उप मुख्यमंत्री तो सुना था, परंतु पहली बार आम आदमी पार्टी ने टेम्परेरी मुख्यमंत्री की नई परिभाषा निकाल दी है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 1500 अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास पर 4300 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि आप पार्टी ने झूठा शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने झुग्गी वासियों के लिए न कोई फ्लैट बनाया और न ही झुग्गी बस्तियों का सर्वे कराया, जबकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर 2 लाख लोगों को बेघर कर डाला। हकीकत यह है कि आज आप पार्टी और भाजपा की आपसी मिलीभगत से अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख लोगों से मालिकाना हक छीना जा रहा है। आप सरकार जरूरतमंद बंदों को घर देने में पूरी तरह से नाकाम रही है, जबकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में दिल्ली में कालका जी, अशोक विहार तथा कठपुतली कॉलोनी में झुग्गियों की जगह बहुमंजिला फ्लैट बनाए थे। कांग्रेस उसी तर्ज पर दिल्ली के झुग्गी वासियों को वैसे ही फ्लैट बनाकर उनका जीवन स्तर ऊंचा करेगी। कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों, जातियों और धर्मों को साथ लेकर उनका विकास करने के लिए वचनबद्ध है। कांग्रेस पार्टी दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है, ताकि देश में सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी देश में जातिगत जनगणना की आवाज उठा रहे हैं, ताकि किस वर्ग या जाति को कितनी भागीदारी मिल रही है और भविष्य में मिलनी चाहिए, इसको तय किया जा सके। आप पार्टी की सरकार ने जनता की गाड़ी कमाई के धन का तकरीबन 1000 करोड़ रुपया अपने काम का झूठा बखान करने के विज्ञापनों पर बर्बाद किया है, जो कि दिल्ली के करदाताओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। जबकि इस राशि से 2000 CNG बसें आ सकती थी, 200 नए स्कूलों का निर्माण हो सकता था या 20,000 EWS फ्लैट का निर्माण हो सकता था। सादगी का ढोंग करने वाली आम आदमी पार्टी ने अपने ईमानदार कहे जाने वाले मुख्यमंत्री के लिए 75 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाया, जिसमें टॉयलेट सीट पर सोने की परत लगवाई हुई थी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली की 70 विधानसभाओं में पैदल चलकर 150 किलोमीटर का सफर तय करके न्याय यात्रा निकाली और दिल्ली की जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उनके हल का वायदा भी किया। लोगों ने आगे आकर देवेंद्र यादव जी को अपनी समस्याएं बताई, जिसमें दम घोटू प्रदूषण, गर्मियों में पीने के पानी की किल्लत, गंदा पीने का पानी, जाम सीवर, बरसात में जल भराव और उससे होने वाली मौतों, सड़कों में जानलेवा गड्ढे, गांव देहात की समस्याएं, दिल्ली में दिन दिहाड़े आपराधिक घटनाएं, महिला अपराध आदि मुख्य रूप से थी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी ने गरीब व जरूरतमंद लोगों तथा अन्य लोगों के लिए संकल्प पत्र तैयार किया है, जिसके अनुसार दिल्ली को विकास की गति पर दोबारा लाया जा सकेगा। कांग्रेस भरोसा और विश्वास को लेकर लोगों की उम्मीद और जरूरत पूरी करने के लिए जनता के बीच पहुंच रही है। कांग्रेस जनता के सहयोग और समर्थन के साथ दिल्ली में सरकार बनाने के बाद 5 गारंटियों को अन्य योजनाओं से पहले सर्वप्रथम लागू करेगी। दिल्ली आज महंगाई के बोझ के तले दबती जा रही है और मध्यम व निम्न वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए 5 गारंटियां देगी, जो इस प्रकार हैं। प्यारी दीदी योजना के तहत प्रत्येक महिला को प्रति महीना 2500 रुपये दिए जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के वायदे को कांग्रेस ने कर्नाटक में 1100 रुपये प्रति महीना हर महिला को देकर पूरा किया है। जीवन रक्षा योजना के तहत
प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देकर दिल्ली वासियों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने इस जीवन रक्षा योजना को लागू किया था। युवा उड़ान योजना के तहत कांग्रेस सरकार बनाने के बाद शिक्षित युवा बेरोजगार के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाकर उन्हें दिल्ली की कंपनियों, औद्योगिक यूनिटों व नए क्षेत्रों में पहली नौकरी पक्की करके अप्रेंटिसशिप के तहत 1 वर्ष तक 8500 रुपये देगी। शिक्षित युवा अपनी कार्यकुशलता का अनुभव लेने नौकरी तो कंपनियों में करेगा, लेकिन 8500 का वहन कांग्रेस की दिल्ली सरकार करेगी। कांग्रेस महंगाई से राहत देते हुए प्रत्येक परिवार को 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर मुहैया करवाएगी। इसके साथ 5 किलो की राशन की किट प्रति महीना देंगे, जिसमें 2 किलो चीनी, 6 किलो अनाज, 250 ग्राम चाय पत्ती और 1 किलो खाने का तेल भी दिया जाएगा। कांग्रेस दिल्ली के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति महीना उपलब्ध कराएगी, जिसमें सीधा पैसा बिजली कंपनियों को ना देकर उपभोक्ता के खाते में जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, विधवाओं की बंद पेंशन को जारी करेंगे। बंद बड़े राशन कार्डों को बनाने की पहल होगी। हर गरीब को सरकार राशन देगी। साफ पीने का पानी हर घर को देंगे। दिल्ली को कूड़े के पहाड़ से निजात दिलवाएंगे। दिल्ली को बरसात के पानी के इकट्ठा होने की समस्या से मुक्ति दिलवाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वासी कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में हाथ के निशान का बटन दबाकर दिल्ली में कांग्रेस सरकार को विजयी बनाएंगे, जिससे दिल्ली को फिर से विकास वाली दिल्ली बनाया जा सके। पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को 6 बड़ी बड़ी रेवड़ियां दी हैं। हर रेवड़ी दिल्ली वालों को मिलने वाली सुविधा की निशानी है। इससे दिल्ली की जनता तो बहुत खुश है, लेकिन दूसरी पार्टी वाले इसे फ्री की रेवड़ी कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं। क्या जनता के पैसे से जनता को सुविधाएं देना और उनका जीवन खुशहाल बनाना कोई गुनाह है? और अगर इसे फ्री की रेवड़ियां कहते हैं तो हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ये हमेशा से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो आप लोगों के हक के लिए हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। दिल्ली वालों को पूरा भरोसा है कि केजरीवाल जी की सरकार उनको सुविधाएं देने के लिए और उनका जीवन सुधारने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। केजरीवाल जी की 6 बड़ी रेवड़ियों के बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। पहली रेवड़ी, फ्री बिजली। दिल्ली अकेला देश का ऐसा राज्य है जहां 24 घंटे बिजली आती है, और वो भी सबसे कम दाम पर। और तो और दिल्ली में लाखों घर ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल 0 आता है। केजरीवाल जी पढ़े लिखे नेता हैं, IIT से उन्होंने इंजीनियरिंग की है। इसकी वजह से वो दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे पाए हैं, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। दूसरी रेवड़ी, फ्री पानी। केजरीवाल जी जानते हैं कि लोगों को फ्री पानी देना पुण्य का काम है। उन्होंने दिल्ली वालों के लिए फ्री पानी तो किया ही है, साथ में ये गारंटी भी दी है कि अगर कुछ महीने पहले आपका बिल गलत या बढ़ा हुआ आया है तो वो गलत बिल चुनाव के बाद माफ कर दिए जाएंगे। तीसरी रेवड़ी, अच्छे स्कूल। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात आज पूरी दुनिया कर रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे भी हो सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। पिछले 2 सालों में 2000 से ज्यादा बच्चों ने JEE और नीट की परीक्षा क्लियर की है। कुछ बच्चे जर्मन सीख रहे हैं। क्या आप सोच सकते थे कि सरकारी स्कूलों के बच्चे पेरिस तक घूम के आ रहे हैं? चौथी रेवड़ी, अच्छे स्वास्थ्य की। केजरीवाल जी ने अच्छे और शानदार अस्पताल बनाए हैं, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए हैं, सभी दवाइयां और टेस्ट फ्री कर दिए हैं, और यहां इलाज भी फ्री किया जाता है। पांचवी रेवड़ी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। दिल्ली की बसों में सभी महिलाओं को मिलती है फ्री बस यात्रा। इससे महिलाओं को पढ़ाई और नौकरी के लिए घर से दूर जाने में सहूलियत मिलती है, आज़ादी मिलती है। और छठी रेवड़ी, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी बुजुर्गों को श्रवण कुमार बनके सभी की तीर्थ यात्रा का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया है। अब तक करीब 90,000 बड़े बुजुर्ग केजरीवाल जी की वजह से तीर्थ यात्रा कर पाए हैं।
उन्हें शिरडी साईं बाबा, हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारका जी, पुरी, अयोध्या, मथुरा और वृंदावन जैसे कई तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाए गए हैं। ये सारी रेवड़ियां दिल्ली सरकार जनता को देती आई है और आगे भी देती रहेगी। चाहे दूसरी पार्टियां कितना भी जोर लगा लें, केजरीवाल जी इन्हें कभी बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं इन सुविधाओं से हर साधारण परिवार की बहुत बचत होती है। और हाल ही में केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को 2 नई रेवड़ियों की गारंटी दी है। पहली नई गारंटी, अगर केजरीवाल जी की सरकार बनती है तो दिल्ली में हर महिला को हर महीने 2100 रुपए की राशि मिलेगी। दूसरी गारंटी, सरकार बनते ही केजरीवाल जी दिल्ली में शुरू करेंगे संजीवनी योजना। सरकारी हो या प्राइवेट, दिल्ली के किसी भी अस्पताल में सभी 60 साल से ऊपर के स्त्रियों और पुरुषों को फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी। एक पढ़े लिखे नेता का दिल्ली वालों को यही फायदा रहा है कि इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी दिल्ली का बजट बहुत अच्छे से चल रहा है और मुनाफे में चल रहा है। पिछले कई सालों में दिल्ली का बजट हर साल बढ़ा है। ये सब देने के बाद भी दिल्ली को कोई लोन, कोई कर्ज नहीं लेना पड़ा। दिल्ली का बजट कभी घाटे में नहीं गया है। ये फायदा है पढ़ी लिखी सरकार होने का और पढ़े लिखे नेता होने का। तो आने वाली 5 तारीख को आप एक बार फिर झाड़ू का बटन दबाएं और केजरीवाल जी की सरकार को वापस लाएं। वो ही दिल्ली वालों को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को 6 बड़ी बड़ी रेवड़ियां दी हैं। हर रेवड़ी दिल्ली वालों को मिलने वाली सुविधा की निशानी है। इससे दिल्ली की जनता तो बहुत खुश है, लेकिन दूसरी पार्टी वाले इसे फ्री की रेवड़ी कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं। क्या जनता के पैसे से जनता को सुविधाएं देना, उनका जीवन खुशहाल बनाना कोई गुनाह है? और अगर इसी को फ्री की रेवड़ी कहते हैं तो हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ये हमेशा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो आप लोगों के हक के लिए हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। दिल्ली वालों को पूरा भरोसा है कि केजरीवाल जी की सरकार उनको सुविधाएं देने के लिए और उनका जीवन सुधारने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। केजरीवाल जी की 6 बड़ी रेवड़ियों के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूं। पहली रेवड़ी है फ्री बिजली। दिल्ली देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां 24 घंटे बिजली आती है, और वो भी सबसे कम दाम पर। और तो और दिल्ली में लाखों घर ऐसे भी हैं जिनका बिजली बिल 0 आता है। केजरीवाल जी पढ़े लिखे नेता हैं, IIT से उन्होंने इंजीनियरिंग की है। इसी वजह से वो दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे पाए हैं, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। दूसरी रेवड़ी है फ्री पानी। केजरीवाल जी मानते हैं कि लोगों को फ्री पानी देना पुण्य का काम है। उन्होंने दिल्ली वालों के लिए फ्री पानी तो किया ही है, साथ ही में यह गारंटी भी दी है कि अगर कुछ महीनों पहले आपके बिल गलत आए हैं या बढ़े हुए आए हैं तो वो गलत बिल चुनाव के बाद माफ कर दिए जाएंगे। तीसरी रेवड़ी अच्छे स्कूल। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात आज पूरी दुनिया कर रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे भी हो सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। पिछले 2 सालों में 2000 से ज्यादा बच्चों ने JEE और नीट की परीक्षा क्लियर की है। कुछ बच्चे जर्मन सीख रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे पेरिस तक घूम के आ रहे हैं। चौथी रेवड़ी है अच्छे स्वास्थ्य की। केजरीवाल जी ने अच्छे और शानदार अस्पताल बना दिए हैं। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए हैं। सभी दवाइयां और टेस्ट फ्री कर दिए हैं और इलाज भी फ्री किया जाता है। पांचवी रेवड़ी महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। दिल्ली की बसों में सभी महिलाओं को मिलती है फ्री बस सेवा यात्रा। इससे महिलाओं को पढ़ाई और नौकरी के लिए घर से दूर जाने की सहूलियत मिलती है, आजादी मिलती है। और छठी रेवड़ी बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सभी बुजुर्गों को श्रवण कुमार बनके सभी की तीर्थ यात्रा का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। अब तक लगभग 90,000 बड़े बुजुर्ग केजरीवाल जी की वजह से तीर्थ यात्रा कर पाए हैं। उन्होंने शिरडी बाबा, हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारका जी, पुरी जी,
अयोध्या, मथुरा, वृंदावन ऐसे कई तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाए गए हैं। ये सारी रेवड़ियां दिल्ली सरकार जनता को देती आई है और आगे भी देती रहेगी। चाहे दूसरी पार्टी वाले कितना भी जोर लगा ले, केजरीवाल जी इन्हें कभी बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इन सुविधाओं से हर साधारण परिवार की बहुत बचत होती है। और हाल ही में केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को 2 नई रेवड़ी की गारंटी दी है। पहली नई गारंटी है कि अगर केजरीवाल जी की सरकार बनती है तो दिल्ली में हर महिला को हर महीने 2100 रुपए की राशि मिलेगी। दूसरी गारंटी, सरकार बनते ही केजरीवाल जी दिल्ली में शुरू करेंगे संजीवनी योजना। सरकारी हो या प्राइवेट, दिल्ली के किसी भी अस्पताल में सभी 60 साल से ऊपर के स्त्रियों और पुरुषों को फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी। एक पढ़े लिखे नेता का दिल्ली वालों को यही फायदा रहा है कि इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी दिल्ली का बजट बहुत अच्छे से चल रहा है और मुनाफे में चल रहा है। पिछले कई सालों में दिल्ली का बजट हर साल बढ़ा है। यह सब देने के बाद भी दिल्ली को कोई लोन नहीं लेना पड़ा। दिल्ली का बजट कभी घाटे में नहीं गया। यह फायदा है पढ़ी लिखी सरकार होने का और पढ़े लिखे नेता होने का। तो आने वाली 5 तारीख को आप एक बार फिर झाड़ू का बटन दबाएं और केजरीवाल जी की सरकार को वापस लाएं। वो ही दिल्ली वालों को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को 6 बड़ी बड़ी रेवड़ियां दी हैं। हर रेवड़ी दिल्ली वालों को मिलने वाली सुविधा की निशानी है। इससे दिल्ली की जनता तो बहुत खुश है, लेकिन दूसरी पार्टी वाले इसे फ्री की रेवड़ी कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं। क्या जनता के पैसे से जनता को सुविधाएं देना, उनका जीवन खुशहाल बनाना कोई गुनाह है? और अगर इसी फ्री को रेवड़ी कहते हैं तो हाँ, अरविंद केजरीवाल जी यह हमेशा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो आप लोगों के हक के लिए हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। दिल्ली वालों को पूरा भरोसा है कि केजरीवाल जी की सरकार उनको सुविधाएं देने के लिए और उनका जीवन सुधारने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। केजरीवाल जी की 6 बड़ी रेवड़ियों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली रेवड़ी है फ्री बिजली। दिल्ली देश का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ 24 घंटे बिजली आती है और वो भी सस्ते कम दाम पर। और तो और दिल्ली में लाखों घर ऐसे भी हैं जिनका बिजली बिल 0 आता है। केजरीवाल जी पढ़े लिखे नेता हैं। IIT से उन्होंने इंजीनियरिंग की है। इसी वजह से वो दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे पाए हैं और वो भी सस्ते दामों पर। दूसरी रेवड़ी है फ्री पानी। केजरीवाल जी जानते हैं कि लोगों को फ्री पानी देना तो पुण्य का काम है। उन्होंने दिल्ली वालों के लिए फ्री पानी तो किया ही है, साथ ही ये भी गारंटी दी है कि अगर कुछ महीने पहले आपके बिल गलत आए हैं या बढ़े हुए आए हैं तो वो गलत बिल भी चुनाव के बाद माफ़ कर दिए जाएंगे। तीसरी रेवड़ी अच्छे स्कूल। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात तो आज पूरी दुनिया कर रही है। किसी ने यह नहीं सोचा था कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे भी हो सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहा है। पिछले 2 सालों में 2000 से ज़्यादा बच्चों ने JEE और नीट की परीक्षा क्लियर की है। कुछ बच्चे जर्मन सीख रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे पेरिस तक घूम के आ रहे हैं। चौथी रेवड़ी है अच्छे स्वास्थ्य की। केजरीवाल जी ने अच्छे और शानदार अस्पताल बना दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए, सभी दवाइयाँ और टेस्ट भी फ्री कर दिए और इलाज भी फ्री किया जाता है। पांचवी रेवड़ी है महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। दिल्ली की बसों में सभी महिलाओं को मिलती है फ्री बस सेवा यात्रा। इससे महिलाओं को पढ़ाई और नौकरी के लिए घर से दूर जाने की सहूलियत मिलती है और आज़ादी मिलती है। और छठी रेवड़ी है बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सभी बुजुर्गों को श्रवण कुमार बनके सभी की तीर्थ यात्रा का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया है। अब तक लगभग 90,000 बड़े बुजुर्ग केजरीवाल जी की वजह से तीर्थ यात्रा कर पाए हैं। उन्हें शिरडी बाबा, हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारकाधी, पुरी जी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन ऐसे कई तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाए गए हैं। ये सारी रेवड़ियां दिल्ली सरकार जनता को देती आई है और आगे भी देती रहेगी। चाहे दूसरी पार्टी वाले कितना भी जोर लगा ले, केजरीवाल जी इन्हें कभी बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं
कि इन सुविधाओं के वजह से ही एक साधारण परिवार की बहुत बचत होती है। और हाल ही में केजरीवाल जी ने दिल्ली को 2 नई रेवड़ियों की गारंटी दी है। पहली नई गारंटी है कि अगर केजरीवाल जी की सरकार बनती है तो दिल्ली में हर महिला को हर महीने 2100 रुपये की राशि मिलेगी। दूसरी गारंटी, सरकार बनते ही केजरीवाल जी दिल्ली में शुरू करेंगे संजीवनी योजना। सरकारी हो या प्राइवेट, दिल्ली के किसी भी अस्पताल में सभी 60 साल से ऊपर की स्त्रियों और पुरुषों को फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी। एक पढ़े लिखे नेता का दिल्ली वालों को यही फायदा रहा है कि इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी दिल्ली का बजट बहुत अच्छे से चल रहा है और मुनाफे में चल रहा है। पिछले कई सालों में दिल्ली का बजट हर साल बढ़ा है। यह सब देने के बाद भी दिल्ली को कोई लोन नहीं लेना पड़ा। दिल्ली का बजट कभी घाटे में नहीं गया। यह फायदा है पढ़ी लिखी सरकार होने का और पढ़े लिखे नेता होने का। तो आने वाले 5 तारीख को आप एक बार फिर से झाड़ू का बटन दबाएं और केजरीवाल जी की सरकार को वापस लाएं। वो ही दिल्ली वालों को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। मैं दिल्ली में नहीं, दिल्ली है मुझ में, अब बैठे ना रहेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। साउथ वेस्ट इलेक्शन कमीशन दिल्ली की तरफ से समस्त दिल्ली वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम सब दिल्ली वासी मिलकर 100% मतदान करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक महापर्व है। सभी इसमें भागीदार बने और सभी अपना मतदान अवश्य करें। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों को यहाँ अपने देश में बिना किसी भेदभाव के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देने वाले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी एवं समतामूलक संविधान के तहत दिल्ली में हो रहे विधानसभा आम चुनाव के पर्व की बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो कि पूरे देश में बड़े बड़े धन्ना सेठों के पैसों से नहीं बल्कि जनता के सहयोग से चलती है। जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से साबित हो गया था, जिसमें देश की एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं था, जबकि देश की सभी अन्य राजनीतिक दलों ने पूंजीपतियों से बॉन्ड के माध्यम से पैसे ले रखे हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और इस सदी के महानायक माननीय कांशीराम साहब का कहना था कि जिसका सहारा होता है उसका इशारा होता है, और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ जनता के सहारे और जनता के इशारे पर ही चलती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र दल है जो सही मायने में जनता के द्वारा जनता के लिए काम करती है। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा दल है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने का दावा कर सकती है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता एवं भारत सरकार के मंत्री ने संसद में बाबा साहेब का अपमान करने का काम किया था। साथियों, ये कोई पहला मामला नहीं था जब किसी राजनीतिक दल के नेता ने बहुजन महापुरुषों का अपमान किया हो, क्योंकि जिनकी विचारधारा बाबा साहब के विरोध में है और समता समानता बंधुता के विरोध में है, वह बाबा साहब के सम्मान नहीं कर सकते, सिर्फ दिखावा भर मात्र कर सकते हैं। जैसा कि अपने को बाबा साहब का रहनुमा बताने वाली कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब को रहते ही उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि संविधान सभा में भी बाबा साहब को जाने से रोका गया, उनका कई बार अपमान भी किया गया। केंद्र में स्वयं की सरकार के चलते प्रमोशन में आरक्षण विधेयक पर भी कांग्रेस की चुप्पी इस बात का सबूत है कि उनके लिए बाबा साहेब का नाम मात्र एक दिखावा है। दिल्ली प्रदेश की मौजूदा सरकार तो एक
कदम आगे निकल गई। बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करके अपने जन विरोधी एवं असंवैधानिक कामों को छुपाने का काम करती है। एक तरफ तो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं तो दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार तो, परंतु वहां भी बाबा साहब के प्रति होते हुए अपमान को, जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई, साथ ही संविधान की प्रति भी क्षतिग्रस्त कर दी गई, उसके बावजूद पंजाब सरकार उस पर भी मौन बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी अपने सभी महापुरुषों को, विशेषकर बाबा साहब को सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है एवं अपने महान पुरुषों को अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, बाबा साहब की विरासत जो कि मान्यवर कांसीराम साहब ने बड़े संघर्षों के बाद संजोने का काम किया और उसके बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस विरासत को स्थायी रूप देने में एवं बाबा साहब के सिद्धांतों वाली पार्टी चलाने में भी कई मुश्किलों का सामना करती आई हैं। अतः आज हम सभी को बहुजन महापुरुषों के कड़े लंबे संघर्षों को आगे लेकर आगे बढ़ना है एवं बाबा साहब के सपनों को मिलकर पूरा करना है। बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में आदरणीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में लगातार हर एक मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रही है, जिसका संदेश कि बाबा साहब का अपमान किसी भी हालत में बहुजन समाज पार्टी नहीं सहेगी और बाबा साहब के विचारों वाली सरकार दिल्ली प्रदेश की जनता बहुत जल्द बनाकर दिखाएगी। इस बार दिल्ली में हो रहे विधानसभा आम चुनावों में भी बसपा पूंजीपतियों के धनबल के सहारे पर नहीं, बल्कि मेहनत का समाज के लोगों के तन मन धन के सहयोग से ही अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत से बदलाव के लिए चुनाव लड़ रही हैं, ताकि दिल्ली में जो जनमानस लगातार सब मुसीबतों का सामना कर रहा है, उसकी दिक्कतों को दूर कर के समाज का व्यापक हित एवं कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही आज दिल्ली जो भ्रष्टाचार की नित्य नई घटनाओं से जूझ रही है, उसको भी मुक्ति की ओर ले जाया जा सके। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो नेतृत्व है वह उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बाम सेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मानव श्री कांसीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है। इतना ही नहीं बल्कि आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में 4 बार अपनी सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक मिसाल कायम करके बहुजन समाज को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करके सत्ता की मास्टर चाबी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के बंद दरवाजे खोलने का मार्ग प्रशस्त किया है। यही कारण है कि भारत के करोड़ों लोग आदरणीय बहन जी के प्रेरणा लेकर यहाँ जारी संघर्षरत सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य व इस कारवां से जुड़े हुए हैं। साथ ही हजारों सालों से शोषित एवं उत्पीड़न का शिकार बहुजन समाज को मुक्ति के रास्ते पर ले जाकर शिक्षा, विकास एवं रोजगार के पथ पर उनको अग्रसर करके मजलूमों व कमजोरों के बदलाव के लिए ही नहीं बल्कि एक समतामूलक समाज का निर्माण कराया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। साथ ही सभी सरकारी क्षेत्र में बहुजन समाज को भागीदारी देने का भी काम किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में एक उत्कृष्ट सरकार का उदाहरण देते हुए शिक्षा जगत में 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 पैरा मेडिकल कॉलेज, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 200 इंटर कॉलेज, 100 ITI, 550 से अधिक हाई स्कूल, 5,500 से अधिक प्राइमरी स्कूलों का निर्माण कराया। ऐसा बृहत कार्य सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि सभी जनमानस के जरूरत के क्षेत्र में किया है। आज दिल्ली की जनता मौजूदा सरकार की
नाकामियों से परेशान हैं। शिक्षा, प्रदूषण, पानी, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों को सिर्फ सरकार की तरफ से झूठे वादे ही मिले। मुफ्त पानी देने का वादा तो किया गया, परंतु आज दिल्ली को कई जगहों पर लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं पहुंच रहा है और बाकी जगह नाले का गंदा पानी की पहुंच रहा है। परंतु परियोजना के नाम पर जनता के हकों को लूटने का काम किया जा रहा है एवं लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। भय, भ्रष्टाचार और भ्रम आज सरकार की पहचान बन चुके हैं। जनमानस के अधिकारों को, हकों एवं जरूरतों को पूरा करने में मौजूदा सरकार पूरी तरह से विफल रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी सभी समाजों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए विकल्प के रूप में उभरी है और दिल्ली वासियों के सभी जरूरी मुद्दों पर मुखर होकर मौजूदा दिल्ली एवं केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्षरत रही है। दिल्ली के सभी समाज के लोग आज परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है और माननीय कांचीराम साहब ने और उनके बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार में रहते हुए सभी सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में परिवर्तन लाकर देश और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। आज की तारीख में आदरणीय आकाश आनंद जी भी उसी प्रेरणा से दिल्ली प्रदेश में भी परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता को जैसे पहले की सरकारों में भ्रमित किया है वैसा आगे न हो सके और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हम विकासशील और परिवर्तनशील सरकार दिल्ली वासियों को दे सकें। साथियों, दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी लगातार सक्रिय एवं संघर्षरत हैं। आज की तारीख में माननीय आकाश आनंद जी पूरे देश में मजदूरों, मजलूमों एवं शोषित समाज के संघर्षों की एक मजबूत आवाज़ हैं। निर्भीक निडर माननीय आकाश आनंद जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास के मुद्दों को पूरे देश में लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली में भी जगह जगह जाकर लोगों के मुद्दों को लेकर मौजूदा सरकार के खिलाफ लगातार संघर्षरत हैं। अतः बहुजन समाज पार्टी के पास जहां एक और माननीय बहन जी के राजनीतिक संघर्षों की एवं उनके कार्यों की अपार संपदा है, वहीं दूसरी ओर माननीय आकाश आनंद जी के रूप में भविष्य के निर्माण की बुलंद आवाज है। साथियों, आप सभी को पूरे जी जान से अपनी ऊर्जा एवं शक्ति देश व समाज के निर्माण कार्य में लगाना है, क्योंकि वर्षों से राज्य सरकार की चल रही गलत नीतियों के कारण अपार गरीबी, बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई, पिछड़ापन तथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं से करोड़ों लोग पीड़ित व दुखी हैं, जबकि कुछ मुट्ठी भर लोग इन सभी सुविधाओं का सरकार के साथ साठ-गांठ से उपभोग कर रहे हैं। साथ ही समाज के सबसे गरीब एवं पिछड़े लोगों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, ओबीसी व अल्पसंख्यक समाज की हालत और भी ज़्यादा खराब बनी हुई है। सफाई कर्मचारियों की समस्या हो या फिर वर्ष मार्शल की, जिसमें अधिकतर लोग शोषित समाज से ही, जिस पर मौजूदा दिल्ली सरकार ने अपने वायदाओं के बावजूद कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने कई बार उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर सरकार के सामने उनके पक्ष को मजबूती से रखने का काम किया। साथ ही दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अथक प्रयास से की है, उनको लगभग निष्प्रभावी बना दिया गया है और आरक्षण में वर्गीकरण, सरकारी संस्थानों का निजीकरण जैसी नीतियों से लगातार हमला जारी है, जबकि सभी विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। फिर भी बैकलॉग की भर्ती न करके उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इस प्रकार केवल ज्यादती ही नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर हर क्षेत्र में जातिवादी द्वेष एवं भेदभाव होना आम बात है। दिल्ली की सरकार अपने को बहुजन समाज की इन समस्याओं के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। इसके विपरीत बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज कायम करके जनहित व जन कल्याणकारी सरकार कई बार दी है, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी के गवर्नेंस मॉडल की छाप आज भी जनमानस के जहन में मौजूद है। साथियों,
आज हमको बाबा साहब के बताए रास्ते पर पूरी ताकत और एकजुटता के साथ संघर्ष करना होगा तथा अपनी भागीदारी सत्ता में सुनिश्चित करनी होगी, तभी हमारा प्रगति का मार्ग आगे बढ़ेगा। इस क्रम में दिल्ली की आवाम को सभी सीटों पर दिनांक 5 फरवरी को वोटिंग के जरिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। दिल्ली के भीतर लगातार हमारे हितों की अवहेलना होती आ रही है। यहाँ तक कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी दिल्ली की आवाम को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के एक नारे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के तहत सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व भी देने का काम भी पार्टी करती है। अभी बीते लोकसभा आम चुनाव में 7 में से 3 सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधि बनाया गया था। अभी भी विधानसभा आम चुनावों में भी बहुजन समाज पार्टी ने सभी समाज एवं वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है और बहुत बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा साथियों को भी प्रत्याशी बनाया गया है ताकि हर वर्ग और समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिले एवं उनके हितों की रक्षा हो सके। साथियों, मैं लक्ष्मण सिंह, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की ओर से दिल्ली की आवाम से अनुरोध करता हूं कि इस बार दिल्ली में हम सबको वोट करना है स्वशासन के लिए, विकास के लिए, भाईचारे के लिए, समानता के लिए, महिला एवं कमजोर वर्ग के अधिकारों के लिए, रोजगार के लिए। साथियों, आपका वोट बहुत कीमती है, अतः हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी वोट न खरीदा जा सके, न कोई वोट लूटा जा सके और न ही हमें लोक लुभावनी बातों से भ्रमित किया जा सके। अर्थात कुल मिलाकर देश के लोकतंत्र व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पवित्र संविधान की रक्षा पूरे जी जान व अपने हर वोट की शक्ति से करनी है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बहुजन समाज में महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, भारत में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के व बामसेब DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक व जन्मदाता मानव श्री कांशीराम जी को शत शत नमन करने के साथ साथ दिल्ली के समस्त मतदाताओं से अपील है कि आने वाली 5 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी के सभी विधानसभा उम्मीदवारों को वोटिंग मशीन में चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। Any message that you would like to give to the young voters who are going to polls in Delhi? बिल्कुल, मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी और मैं मैसेज देना चाहूँगी हमारे जो वोटर्स विद डिसेबिलिटी है, बिकॉज वी हैव अ 15% पॉपुलेशन नाउ एंड उतनी हम वोटर्स विद डिसेबिलिटीज़ की पॉपुलेशन भी है अब। तो मुझे लगता है कि अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना सुगम कर दिया है हमारे लिए वोटिंग करना, जैसे सक्षम ऐप है, जो लोग जा नहीं सकते वो घर से भी वोट कर सकते हैं और जो जा सकते हैं उनके लिए भी आना जाना और एक्सेसिबिलिटी, चाहे वो ब्रेल हो, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो साइनेजेस हो, चाहे वो रैम्प हो, हर चीज़ हमको प्रोवाइड कराई गई है। सो प्लीज़ बाहर निकलिए और अपने वोट का अधिकार जो है उसको पूरा करिए। जब आप 5 फरवरी को अपना वोट डालने जाएंगे तो याद रखिएगा, आज दिल्ली में आम लोगों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और गरीब तबके के साथ जिस तरह की अनदेखी और अन्याय हो रहा है वह भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकारों की नीतियों और वादा खिलाफी का नतीजा है। बीते 9 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता आम जनता नहीं बल्कि कारपोरेट घराने हैं। उनकी नीतियों ने महंगाई, बेरोजगारी और असमानता को चरम पर पहुंचा दिया है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश में बेरोजगारी दर 8% से ऊपर है और
दिल्ली में यह दर 9.8% तक पहुंच चुकी है। सरकारी विभागों में 1.8 लाख पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को देना क्या है? असल में दिल्ली की जनता किसी भी पार्टी को अपना जनादेश दे, भाजपा एलजी के जरिए पिछले दरवाजे से गैर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता चलाना चाहती है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर भाजपा समाज को बांटने का काम कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सांप्रदायिक हिंसा और जहांगीरपुरी में बुलडोजर की राजनीति इसका जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान 23 वर्षीय फैजान की मौत की जांच को धीमी और संदिग्ध बताया है। कोर्ट ने कहा, यह मामला मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन को दिखाता है क्योंकि पुलिसकर्मियों के गैर कानूनी काम जो अभी तक पहचाने नहीं गए हैं धार्मिक नफरत से प्रेरित थे और इसे नफरत भरे अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। भाजपा ने उस व्यक्ति को सम्मानित किया जिसने अपने भड़काऊ भाषणों से एक वर्ग को उकसाया, जिससे दिल्ली के शांति पसंद नागरिकों में गुस्सा बढ़ा है। अपराधों की राजधानी बन गई है दिल्ली। दिल्ली महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सबसे आगे हैं। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ 14,158 अपराध दर्ज हुए हैं। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, जो महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल रही है। युवक बड़ी संख्या में नशे का शिकार हो रहे हैं। महिला पहलवानों के खिलाफ यौन शोषण का मामला हो या मणिपुर की घटना और बिल्किस बानो के दोषियों को रिहाई, इसने यह साबित कर दिया है कि भाजपा की सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल पहले बड़े बड़े वायदे करके दिल्ली की जनता को उम्मीद दी थी। उसने कुछ जनहित की योजनाओं को लागू भी किया, लेकिन आज वह भी उन्हीं नीतियों का अनुसरण कर रही है। एक बार भी मुख्यमंत्री ने मजदूर संगठनों से मिलने का समय नहीं दिया। न्यूनतम मजदूरी को लागू कराने की मशीनरी की ओर भी कमजोर कर दिया गया है। एक सर्वे के अनुसार 95% मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। दिल्ली में सीवर सफाई के दौरान हर साल कई मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन आप सरकार ने 100% आधुनिक मशीनें लाने का वादा पूरा नहीं किया। सरकारी नौकरियों को स्थायी करने के बजाय ठेकेदारी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाने का चलन बढ़ा दिया गया है। अस्पतालों में 500 से ज़्यादा डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय है। नए स्कूल, कॉलेज एवं अस्पतालों को खोलने का वादा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। पिछले 5 वर्षों में दिल्ली में 9 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। प्रवासी मजदूरों के लिए पोर्टेबल राशन कार्ड योजना केवल कागजों पर है। आप सरकार ने 1 दशक तक शासन करने के बाद भी SC/ST वर्ग के लिए योजनाबद्ध फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया। इसके विपरीत CPIM शासित केरल में SC/ST वर्ग के लगभग सभी को आवासीय सुविधाएं दी गई हैं। दिल्ली में लोग झुग्गी झोपड़ियों में बेहद खराब हालत में रहने को मजबूर हैं।
दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के वायदे खोखले साबित हुए हैं। प्रदूषण पर काबू पाने के वायदे के बावजूद हर साल दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। यमुना नदी की सफाई पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। चुनाव में जनता के असली मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय भाजपा और आम आदमी पार्टी शीश महल और राजमहल पर बहस कर रही है। सीपीआईएम ने अपने उम्मीदवार खड़े करके दिल्ली की जनता के असली समस्याओं और उनके समाधान के लिए वैकल्पिक नीतियों पर बहस से जाने का फैसला लिया है। सीपीआईएम की वैकल्पिक योजना न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराना, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर स्थायी नौकरियां, मजदूर संगठनों के साथ नियमित संवाद और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून, सीवर सफाई के लिए 100% आधुनिक मशीनों का उपयोग अनिवार्य, शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत हर बेरोजगार के लिए न्यूनतम आय, सरकारी विभागों में खाली 1.8 लाख पदों को भरने के लिए विशेष अभियान, सबके लिए राशन में 15 अन्य आवश्यक वस्तुओं को जोड़ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाना जिसमें ई श्रम कार्ड धारकों को राशन देने का आदेश दिया गया, प्रवासी मजदूरों के लिए पोर्टेबल राशन कार्ड योजना, कालाबाजारी और राशन कटौती पर रोक, पेंशन की रकम बढ़ाकर 5,000, जहां झुग्गी वहां मकान एवं झुग्गी बस्तियों का बुनियादी सुविधाओं के साथ पुनर्वास, गरीबों के लिए सस्ते और टिकाऊ मकानों का निर्माण, हर घर में 24 घंटे पानी और बिजली की आपूर्ति, मोहल्ला क्लिनिक की वित्तीय व तकनीकी रूप से मजबूती, नए सरकारी अस्पतालों का निर्माण, नए स्कूल एवं कॉलेज खोलना, सरकारी स्कूलों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का केंद्र बनाना, निजी स्कूलों और अस्पतालों की लूट पर रोक, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए सख्त कदम, कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच और सुरक्षित कार्यस्थल, डोमेस्टिक वर्कर और होम बेस्ड वर्कर के लिए नीति, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और इलेक्ट्रिक वाहनों को उपयोग को प्रोत्साहन, हरित क्षेत्र का विस्तार, यमुना नदी की सफाई के लिए विशेष अभियान, कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन और पुनः चक्रण को प्राथमिकता। अपनी इन नीतियों को जनता में ले जाने के लिए सीपीआईएम ने दिल्ली विधानसभा में 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। करावल नगर से अशोक अग्रवाल एडवोकेट और बदरपुर से जगदीश चंद चेयरमैन। ये दोनों उम्मीदवार जनता के संघर्षों से जुड़े रहे हैं और मेहनतकश वर्ग के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपसे अपील करते हैं इन दोनों क्षेत्रों में हसिया, हथौड़ा और सितारा के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर हमारे उम्मीदवारों को विजय बनाइए। हम आपसे अपील करते हैं कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों को हराइए। जहां अन्य वामपंथी दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वहां उन्हें वोट दें। बाकी सीटों पर भाजपा को हराने के लिए अपना वोट करें। 5 फरवरी को जब आप अपना वोट डालने जाएं तो ये याद रखें कि पिछले 1 दशक से केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसके शासनकाल में महिलाओं और दलितों की हालत बद से बदतर हुई है। देश की महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों ने खेल जगत को शर्मसार कर दिया था। हरियाणा के खेल मंत्री और कुश्ती फेडरेशन के प्रमुख पर लगे आरोपों के बावजूद उन्हें बचाने का प्रयास किया गया था। मणिपुर में जनजातीय संघर्ष के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचारों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। गुजरात में बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारियों की सज़ा माफ़ कर उन्हें रिहा करना भाजपा सरकार की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ
हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2022 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ 14,158 अपराध दर्ज हुए। प्रवासी और घरेलू कामगार महिलाओं का शोषण और कार्यस्थल पर यौन शोषण के मामले गंभीर चिंता का विषय हैं। गुड़मंडी में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार करके उसे फांसी पर लटका दिया गया। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में शमशान के अंदर 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार कर हत्या और जलाने की घटना हुई है। कई संस्थानों में यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंतरिक शिकायत समिति तक का गठन नहीं हुआ है। दिल्ली में जहां बड़ी संख्या में रात में काम पर जाती हैं महिलाएं, उनकी सुरक्षा के उपाय करने में मोदी सरकार और राज्य की आम आदमी पार्टी दोनों ही विफल रही हैं। दिल्ली पुलिस, जो केंद्र सरकार के अधीन है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी केवल प्रचार तक सीमित रहकर अपनी जिम्मेदारी से बचती रही है। बेहतर कानून व्यवस्था, सुरक्षित परिवहन और गली मोहल्लों में रोशनी व सुरक्षा के इंतज़ाम बहुत ही नाकाफ़ी हैं। भाजपा द्वारा गरीब व अल्पसंख्यक बस्तियों में बुलडोज़र मुहिम का सबसे ज़्यादा खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ा है। दलित और उत्पीड़ित समुदाय की महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं चिंताजनक हैं। आरएसएस द्वारा महिलाओं में धर्मांधता और अंधविश्वास फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा का महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण का वादा भी झूठा निकला। जनगणना और परिसीमन का बहाना बनाकर इसे अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिया गया है। दिल्ली में दलित समुदाय आज भी असमानताओं और भेदभाव का शिकार हो रहा है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार 2022 में भारत में दलितों के खिलाफ 45,000 से अधिक अपराध दर्ज किए गए, जिनमें हिंसा और अत्याचार की घटनाएं शामिल हैं। NFHS सर्वे के अनुसार दिल्ली में दलित बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में काफ़ी कमी है। इन समुदायों के बच्चे अक्सर अच्छे स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने 1 दशक तक शासन करने के बाद भी SC/ST वर्ग के लिए योजनाबद्ध फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया। इसके विपरीत CPIM शासित केरल में SC/ST वर्ग के लिए लगभग सभी को आवासीय सुविधाएं दी गई हैं। महिलाओं और दलितों की इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब जनता एकजुट होकर इसका विरोध करे। CPIM ने करावल नगर से अशोक अग्रवाल एडवोकेट और बदरपुर से जगदीश चंद चेयरमैन को उम्मीदवार बनाया है। ये उम्मीदवार मेहनतकश वर्ग के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि इन क्षेत्रों में हंसिया, हथौड़ा और सितारा के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर CPIM को विजयी बनाएं और अन्य सीटों पर भी वामपंथी दलों को अपना समर्थन दें। भाजपा की सांप्रदायिक और जनविरोधी नीतियों को हराने के लिए एकजुट होकर वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार साथियों, पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े वादे और दावे किए गए, मगर वास्तविकता ये है कि आपके शासन में दिल्ली में महिलाओं का जीवन और भी बदतर हो गया है। आप द्वारा महिलाओं को आर्थिक मानधन देने का वादा किया, परंतु ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपके शासन में उनकी अपनी महिला नेत्री और महिला पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है, जबकि वहीं दूसरी ओर भाजपा ने महिलाओं को उचित सम्मान उपलब्ध कराकर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। आपके शासन में विकास और
वादों के दावों के बावजूद दिल्ली में महिलाओं की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। पूरे शहर में महिलाओं को चाहे उनकी सामाजिक या राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो, अपमान और सुरक्षा से जुड़े समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में महिलाएं ऐसे चुनौतीपूर्ण हालातों का सामना कर रही हैं जो उनकी गरिमा और सुरक्षा को पूर्ण रूप से नकारते हैं। आपने दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपये देने की घोषणा की, वादा किया और यदि उनकी सरकार पुनी चुनी जाती है तो ये भी कहा कि वो इसे बढ़ाकर 2100 रुपये कर देंगे। हालांकि आप द्वारा 1000 रुपये अभी तक महिलाओं को उपलब्ध नहीं कराए गए, जबकि जिस समय इस योजना का आम आदमी पार्टी ने जिक्र किया था उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट घोषित नहीं हुआ था। ऐसे में महिलाओं को ये धनराशि उपलब्ध कराने के लिए उनके पास पर्याप्त समय था। पंजाब की महिलाएं अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर प्रदर्शन करने के लिए आई क्योंकि पंजाब में 1000 रुपये का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल इसी तरह के वादे के नाम पर दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे हैं। आपने महिलाओं को फर्जी योजनाओं में पंजीकरण करके धोखा दिया है। महिला सम्मान योजना के तहत आपने पंजीकरण शुरू किया, जिससे दिल्ली के महिला और बाल विकास विभाग ने अस्तित्वहीन बताया है। अरविंद केजरीवाल ने एक गैर निर्धारित योजना के लिए आधार कार्ड और फोन नंबर मांगने की कोशिश की थी। लक्ष्मी नगर से भाजपा विधायक ने एक याचिका दाखिल की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीसीटीवी कैमरे केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाए गए हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे हैं। क्या यह महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? स्वच्छ और पीने योग्य नल का पानी, ये वादा अरविंद केजरीवाल ने किया जिसे आज तक वो पूरा नहीं कर पाए और ये महिलाओं के साथ एक किया गया बहुत बड़ा वादा था। महिलाएं, खासकर निम्न वर्ग वाले घरों में स्वच्छ पानी की कमी और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के कारण जल जनित बीमारियों से असामान्य रूप से प्रभावित हो रही हैं। उन्हें अक्सर दूर क्षेत्रों से पानी लाने का बोझ उठाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें सुरक्षा जोखिमों का सामना भी करना पड़ रहा है। आधिकारिक स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में दस्त के मामले 2022-23 में 15,152 से बढ़कर 2023-24 में 20,393 से अधिक हो गए हैं। दस्त फैलने का प्रमुख कारण शुद्ध जल का उपलब्ध न होना मुख्य रूप से है। आप द्वारा यमुना नदी को साफ करने के दावों के बावजूद यह अभी तक गंभीर रूप से प्रदूषित है। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण पर्व है। केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना को साफ करके वो महिलाओं को शुद्ध यमुना का पानी उपलब्ध कराएंगे, मगर आज तक अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ नहीं किया, जिसके चलते छठ मनाने वाली महिलाएं घाट पर अस्वच्छ और खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। डोसिप शेल्टर में रहने वाली महिलाएं अक्सर आवश्यक सुविधाओं की गंभीर कमी का सामना कर रही हैं, जिसमें स्वच्छता और सफाई भी शामिल है। अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करती हैं, जिससे उनकी गरिमा और सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। बुनियादी आवश्यकताओं की कमी जैसे कि बाथरूम और उचित स्वच्छता सुविधाएं महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए एक शेल्टर में महिलाओं के लिए शौचालय में दरवाजा भी नहीं था, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। दिल्ली की आशा किरण शेल्टर होम में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा को लेकर गंभीर घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आया कि जिसमें 14 मौतों का जिक्र किया गया था, इसमें से 8 महिलाएं थी। इस तरह की घटनाएं सुविधा में गंभीर अपेक्षा और अपर्याप्त देखभाल की उजागर करती हैं। महिलाओं को फर्श पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उनकी गरिमा और सुरक्षा को हमेशा इन शेल्टर होम में
खतरा मंडराता रहता है। आप नेताओं का आपराधिक आरोपों में सर्वोच्च स्थान है। क्या आपको पता है कि दिल्ली के 63% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं? आपके 63% में से 41% मामले गंभीर आपराधिक मामलों जैसे लूट, चोरी, यौन अपराध, हत्या जैसे मामलों से संबंधित है। अन्य राज्यों में भाजपा द्वारा महिलाओं के लिए अनेक विकास कार्य किए गए हैं। आप और कांग्रेस के विपरीत भाजपा सरकार ने महिला की सुरक्षा के लिए, सुधार के लिए कई प्रभावी कदम पहले से ही लागू किए हैं। वर्ष 2018 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम ने नाबालिगों के साथ दुष्कर्म पर फांसी की सजा और 16 साल से कम आयु की लड़कियों के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त सजा की व्यवस्था की है। वर्ष 2018 में महिलाओं की सुरक्षा विभाग की स्थापना के बाद महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी की गई है, जैसा कि वन स्टॉप सेंटर, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, निर्भया फंड और शी बॉक्स। इसके अतिरिक्त सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अम्ब्रेला योजना 2021-2026 के तहत 1169 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और तेज प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 761 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना भी की है। मिशन शक्ति जैसी पहल ने महिलाओं की सुरक्षा और कार्यबल में उनकी भागीदारी को और मजबूत किया है, जबकि महिला पुलिस स्टेशनों की संख्या 2014 में 518 से बढ़कर 2022 में 745 हो गई है। इसके अलावा आपातकालीन सहायता के लिए 181 टोल फ्री हेल्प नंबर भी प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाओं को मासिक भत्ते देने वाली योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 21 महीनों से सफलतापूर्वक चल रही है। भारत की विकास यात्रा सीधे तौर पर देश की महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न चरणों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला केंद्रित कार्यक्रमों का अनेक रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे उन्हें सामाजिक आर्थिक बाधाओं को पार करने में मदद मिलेगी और समग्र सशक्तिकरण प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। नारी शक्ति अधिनियम पास किया गया। इसके अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय लिंग अनुपात पहली बार 1020 हुआ है। भुगतान की जाने वाली मातृत्व छुट्टी 26 सप्ताह बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के अंतर्गत 4 करोड़ 73 लाख से अधिक गर्भवती बहनों की जांच की गई है। 3 करोड़ 20 लाख सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले गए हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करके लगभग 10 करोड़ धुआं मुक्त रसोइयां बहनों के लिए बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 72% महिलाओं के पास मालिकाना हक आया है और ट्रिपल तलाक की समाप्ति से हमारी मुस्लिम बहनों को भी सशक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 69% ऋण महिलाओं उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं और स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 84% लाभार्थी हमारी बहनें हैं। 12 सेनाओं और सेवाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया है। तीनों सेनाओं में अग्निवीर के रूप में महिलाओं के प्रवेश को शुरू किया गया है। भारत में स्टेम स्नातकों के 43% बहनें हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। दिल्ली में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए भाजपा ने संकल्प लिया है। दिल्ली में महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बहनों को प्रति माह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकेंगी और अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकेंगी। दिल्ली सरकार की नौकरियों में
महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, जिससे उनके लिए रोजगार के अधिक सुलभ और अधिक अवसर प्रदान होंगे और समाज में लैंगिक समानता बढ़ेगी। डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी 10 लाख का जीवन बीमा और साथ साथ 6 महीने की मैटरनिटी लीव भी उपलब्ध कराई जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूह को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी करके उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो सकेगा। महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा उपलब्ध रहेगी। साथ ही 1,000 महिला ड्राइवरों को पिंक ई ऑटो खरीदने के लिए 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत गर्भवती बहनों को 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता और 6 पोषण किट दी जाएंगी, ताकि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य बेहतर किया जा सके। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि महिलाएं तकनीकी रूप से सशक्त बन सकें। साथ ही 250 पिंक पब्लिक टॉयलेट बनाए जाएंगे, जिसमें सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और शिशु पोषण कक्ष उपलब्ध रहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झलकारी बाई बटालियन नाम की एक महिला पुलिस बल की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क विस्तार किया जाएगा। हम आपसे अपील करते हैं कि आने वाली 5 फरवरी को कमल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर हमारे उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।